हेलो बच्चों, आज हम इतिहास के एक बहुत ही शानदार सफर पर निकलने वाले हैं। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि आज का हमारा ये एक्सप्लेनर हमें सीधा 800 साल पीछे ले जाने वाला है। बिल्कुल सही कहा। आज हम मध्यकालीन भारत के एक बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी दौर को समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस ऐतिहासिक टाइम ट्रैवलिंग कहानी में छलांग लगाते हैं। तो हमारी इस कहानी की शुरुआत एक बड़े सवाल से होती है। जरा सोचिए, 800 साल पहले दिल्ली के इतने शानदार शहर पर आखिर राज कौन करता था? बहुत ही बढ़िया सवाल है बच्चों। इस पूरी कहानी की असली शुरुआत होती है साल 1206 में, जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई। तो उसके बाद उसके एक बहुत ही खास अधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से शासन की बागडोर संभाली। बस यहीं से नींव पड़ी थी दिल्ली सल्तनत की। अब दिल्ली सल्तनत का ये पूरा सफर ना किसी वीडियो गेम के अलग अलग लेवल्स की तरह है। यहाँ एक नहीं बल्कि पूरे 5 महान राजवंशों ने राज किया था। हाँ बिल्कुल। सबसे पहला लेवल यानी गुलाम वंश, जो 1206 में शुरू हुआ। फिर 1290 में खिलजी वंश, 1320 में तुगलक वंश, 1414 में सैयद वंश और एकदम अंत में 1451 में आया लोधी वंश। तो बच्चों तैयार हो जाइए, हम इन 5 लेवल्स को एक एक करके पार करने वाले हैं। इतिहास के शुरुआती दौर में बख्तियार खिलजी का जिक्र भी आता है। बच्चों, जो लाल घेरे हम मैप पर देख रहे हैं ना, ये उन जगहों को दिखाते हैं जहां उसने हमले किए थे। एक खास बात यह है कि ऐतिहासिक स्रोत साफ बताते हैं कि बख्तियार खिलजी गोरी का गुलाम नहीं था, बल्कि वो बस उसके साथ भारत आया था। एकदम सही। और उसी ने भारत के महान और प्राचीन विश्वविद्यालयों नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट कर दिया था। इसके बाद उसने धीरे धीरे बिहार और बंगाल के कई इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया था। अच्छा, अब दिल्ली की इस भव्य और गगनचुंबी इमारत को देखिए। कुतुब मीनार, ये इतनी ऊंची है कि इसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए। और बच्चों, इसका एक बहुत ही मजेदार फैक्ट ये है कि इसे किसी एक राजा ने पूरा नहीं बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो बस इसकी नींव यानी बेसमेंट बनवाया था। फिर इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलें और जोड़ दी, और कई सालों बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसके सबसे ऊपरी हिस्से की मरम्मत करवाई। मतलब ये वास्तुकला का एक बेहतरीन टीम वर्क है। अब आते हैं साल 1221 के आसपास। उस समय दिल्ली की तरफ एक बहुत बड़ा खतरा तेजी से बढ़ रहा था, और वो खतरा था चंगेज खान। हुआ यूं था कि जलालुद्दीन नाम का एक राजकुमार चंगेज खान से अपनी जान बचाकर इल्तुतमिश के पास शरण मांगने आ गया। लेकिन इल्तुतमिश बहुत ही चालाक था। उसने बड़ी ही समझदारी से जलालुद्दीन को ये कहकर मना कर दिया कि भाई, यहाँ का मौसम तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इस एक छोटे से स्मार्ट फैसले ने दिल्ली को चंगेज खान के भयानक हमले से बचा लिया। इल्तुतमिश सिर्फ बाहरी दुश्मनों से ही नहीं, बल्कि अपने अंदरूनी मामलों में भी बहुत तेज था। उसने प्रशासन को चलाने के लिए चहलगानी नाम की एक अनोखी व्यवस्था शुरू की। इसे समझना बहुत आसान है बच्चों। मान लीजिए कि किसी राजा के पास 40 सबसे ताकतवर और भरोसेमंद लोगों का एक वीआईपी ग्रुप हो, जो उसे हर बड़े काम में सलाह दी। बस इल्तुतमिश ने ठीक ऐसा ही किया। उसने 40 वफादार तुर्की गुलामों का एक एलीट ग्रुप बनाया, जिसे चहलगानी कहा गया। और सिर्फ वीआईपी ग्रुप ही नहीं, इल्तुतमिश ने इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था में भी बड़े बदलाव किए। उसने जो नए सिक्के चलाए वो हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें एक चांदी का सिक्का था और दूसरा तांबे का। हाँ, इल्तुतमिश ने अपनी बिल्कुल नई करेंसी शुरू की थी। उसने जो चांदी का सिक्का चलाया उसे टंका कहा जाता था, और तांबे के सिक्के को जीतल। ये दोनों सिक्के उस दौर के व्यापार और लेन देन का सबसे अहम हिस्सा बन गए थे। इसके अलावा इल्तुतमिश का एक और बहुत बड़ा प्रशासनिक सुधार था, एकता प्रणाली। बच्चों, इसे ऐसे समझें। अगर कोई सैनिक राजा के लिए काम करता है तो राजा उसे हर महीने सैलरी के रूप में नकद पैसे देने के बजाय जमीन का एक टुकड़ा दे देता था। बस इसी सिस्टम को एकता प्रणाली कहा गया, और जिन अधिकारियों को ये जमीन मिलती थी उन्हें इक्तदार कहा जाने लगा। अब हम इतिहास की एक बहुत ही खास और पावरफुल शख्सियत से मिलने वाले हैं, रज़िया सुल्ताना। ये पूरे दिल्ली सल्तनत की पहली और इकलौती महिला शासक थीं। मिन्हाज-ए-सिराज जैसे पुराने इतिहासकारों ने भी लिखा है कि रज़िया अपने सभी भाइयों से कहीं ज्यादा समझदार और योग्य थीं। हालांकि उनका सुल्तान बनने का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। बटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जिसके बाद एक बहुत बड़ा टकराव हुआ। लेकिन रज़िया की बहादुरी इतिहास में आज भी एक मिसाल है। चलिए, रज़िया के बाद अब हम अपने दूसरे लेवल यानी खिलजी वंश की तरफ बढ़ते हैं।
मैप में देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के समय में ये साम्राज्य उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितनी तेजी से फैल गया था। बिल्कुल, अलाउद्दीन ने साम्राज्य की सीमाओं को बहुत ही आक्रामकता के साथ बढ़ाया। ये साफ दिखाता है कि खिलजी सल्तनत कितनी महत्वाकांक्षी थी और उसकी सेना कितनी ज्यादा पावरफुल बन चुकी थी। अलाउद्दीन का लक्ष्य बहुत ही साफ था, हर हाल में विजय। इसीलिए उसने एक के बाद एक कई बड़े सैन्य अभियान चलाए। उसकी जीत की रफ्तार सच में हैरान करने वाली थी बच्चों। 1298 में गुजरात से शुरुआत करके उसने लगातार कई किले फतेह किए, जैसे 1301 में रणथंभौर, फिर मेवाड़ और मालवा होते हुए 1311 में जालौर तक। ये किसी ब्लॉकबस्टर ऐतिहासिक एक्शन मूवी की तरह था। इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए अलाउद्दीन ने एक बहुत ही सख्त बाजार प्रणाली बनाई थी। आप इसे आज के बड़े सुपरमार्केट की तरह समझ सकते हैं, जहां हर चीज का एक अलग सेक्शन होता है। सही कहा, उसने 3 अलग-अलग बाजार फिक्स कर दिए थे। पहला बाजार सिर्फ खाने पीने के अनाज के लिए था। दूसरा बाजार, जिसे सरा-ए-अदल कहा जाता था, वो महंगे कपड़ों और खास चीजों के लिए था। और तीसरा बाजार घोड़ों, गुलामों और मवेशियों के लिए तय था। और सबसे बड़ी बात, यहाँ हर चीज की कीमत फिक्स थी और नियम बहुत सख्त थे। लेकिन बच्चों, इतनी बड़ी सेना और प्रशासन को चलाने का खर्च कैसे निकलता था? इसका जवाब है आम लोगों पर भारी टैक्स लगाकर। हाँ, जरा सोचिए, उस समय घरों पर घरई और जानवरों को चराने पर चरई नाम का टैक्स देना पड़ता था। और खराज तो सबसे भारी था, जहाँ किसानों को अपनी मेहनत की आधी फसल सरकार को देनी पड़ती थी। इसके अलावा गैर मुस्लिमों पर जिजिया और मुस्लिमों पर ज़कात जैसे कर भी लगाए गए थे। आम जनता के लिए ये सच में बहुत मुश्किल दौर रहा होगा। अब हम खिलजी वंश को पार करके तीसरे लेवल यानी तुगलक वंश की ओर बढ़ते हैं। अलाउद्दीन और फिरोज शाह तुगलक के काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा अंतर था। अलाउद्दीन खिलजी अपने सैनिकों को हमेशा नकद वेतन यानी कैश देता था, लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक का समय आया तो उसने कैश देना बंद कर दिया। उसने सैनिकों को गांवों की जमीन के राजस्व के रूप में भुगतान करना शुरू किया, जिसे विजया कहते थे, और इक्ता को पुश्तैनी बना दिया। बच्चों, जरा सोचिए, अगर आप उस जमाने के सैनिक होते तो आपको कैश लेना ज्यादा पसंद आता या जमीन? हालांकि फिरोज शाह तुगलक ने सिर्फ प्रशासन ही नहीं बल्कि समाज सेवा पर भी बहुत ध्यान दिया था। बिल्कुल, उसने दिल्ली में बीमारों के इलाज के लिए एक मुफ्त अस्पताल बनवाया जिसका नाम था दारुल शिफा। गरीब लड़कियों की शादी में मदद करने के लिए उसने दीवाने खैरात नाम का एक नया विभाग भी खोला। और एक दिलचस्प बात, वो पहला सुल्तान था जिसने हिंदू धार्मिक ग्रंथों का पारसी भाषा में अनुवाद करवाना शुरू किया था। तुगलक वंश के बाद दिल्ली सल्तनत का एक बहुत ही छोटा सा लेकिन अहम काल आया, सैयद राजवंश। इस वंश की स्थापना खिज्र खान ने 1414 में की थी। इतिहास के पुराने स्रोत बताते हैं कि वे लोग पैगंबर मोहम्मद के वंशज होने का दावा करते थे। और बच्चों, एक बहुत ही मजेदार बात बताऊं, सैयद वंश के लोग एक खास तरह की टोपी पहनते थे, जिसकी वजह से उन्हें कुल्हा दारन यानी टोपी पहनने वाले कहा जाता था। और अब हम पहुंच गए हैं अपने एकदम आखिरी लेवल पर, लोधी राजवंश। ये वंश बाकी सबसे अलग था क्योंकि लोधी शासक अफगान मूल के थे। इसकी शुरुआत बहलोल लोधी ने की थी। इस वंश के सबसे फेमस शासक थे सिकंदर लोधी। उन्होंने ही 1504 में आगरा शहर बसाया था और फिर 1506 में अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर आगरा शिफ्ट कर ली। इसके अलावा उन्होंने जमीन नापने का एक बिल्कुल नया और सटीक तरीका निकाला, जिसे गजे सिकंदरी कहा गया। ये 32 अंगुल का एक पैमाना होता था। तो दोस्तों, हमने 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत के इस पूरे टाइम ट्रैवल को सक्सेसफुली पूरा कर लिया है। कुतुब मीनार जैसी गगनचुंबी इमारतों से लेकर अलाउद्दीन के सख्त बाजारों और फिरोज शाह के अस्पतालों तक हमने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। तो बच्चों, अब आप लोग सोचकर बताइए, इस पूरे इतिहास में आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या लगी? क्या वो चंगेज खान से बचने की स्मार्ट कूटनीति थी या फिर बाजार की वो अनोखी व्यवस्था? इतिहास की इन कहानियों में हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। हमारे साथ इस ऐतिहासिक सफर में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सीखते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए।